नमस्कार सभी को। वेलकम टू डिकोड एचएसएससी सीईटी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एचटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। 2019 और 2020 के क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इनका जो जनरल पोर्शन है वो हमने अपने चैनल के ऊपर उनका सॉल्यूशन डाला है। आज हम 2021 के एचटेट के पेपर का जनरल पोर्शन आज हम करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पास लाने के लिए मोटिवेट होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। द लेंथ ऑफ वायर इज 66 मीटर एंड द नंबर ऑफ सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस 1.32 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वायर इज। एक तार 66 मीटर का है तो तार से बनाए जा सकने वाले 1.32 सेंटीमीटर परिधि के वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। और मान लीजिए कोई एक रोड है, ठीक है, जिसका जो परिधि है, सर्कमफेरेंस है, वो है 32 सेंटीमीटर। इसके चारों तरफ क्या करनी है, ये वायर को लपेटना है एक दूसरे से मिला के। तो कितने सर्कल्स, कितने जो राउंड्स हैं वो बनेंगे, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो हमें पता है कि जो एक राउंड के अंदर कितना 1.32 सेंटीमीटर, 1.32 सेंटीमीटर क्या है वायर यूज होगा। तो हमें ये हमसे पूछा गया है कि 66 मीटर के अंदर कितने राउंड्स बनेंगे। ठीक है, तो 1.32 सेंटीमीटर से एक राउंड बनेगा, तो 66 मीटर से बनेंगे 66 मीटर डिवाइडेड बाय 1.32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, और पॉइंट हटाने के लिए फिर से क्या करेंगे, 2 जीरो और लगा देंगे। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल पहले 6 से इसको काटता हूँ। 22 5 पे कटेगा तो कितने हो जाएगा, 5000 राउंड्स क्या है इसके अंदर बन जाएंगे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। ए ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 260 मीटर। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 260 मीटर। इसको क्रॉस करिए एक ट्रेन जिसकी लेंथ है 140 मीटर, तो कितना टाइम लेगी। तो जब कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो अगर मैं सिंपली आपको बोलूं तो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है और ट्रेन की लेंथ है वो ऐड हो जाती है। ऐड क्यों होती है वो देखिए। अगर मान लीजिए ट्रेन यहाँ से चली तो इस छोर से इस छोर तक ट्रेन का इंजन जाने में कितना है, 260 मीटर क्या है कवर होगा। और ट्रेन के इंजन से कोई कवर तब माना जाएगा जब जो ट्रेन का आखिरी डिब्बा है वो यहाँ पर पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आखिरी डिब्बा और ट्रेन इस तरीके से पहुंचेगी। तो आखिरी डिब्बा यहाँ पर पहुंचने के लिए 140 मीटर और उसको चलना पड़ेगा जो कि ट्रेन की लेंथ है। तो जो टोटल लेंथ चलेगी ट्रेन कहाँ से, प्लेटफॉर्म के शुरू से, तो वो कितना चलेगी, 260 मीटर प्लस 140 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 400 मीटर क्या है ट्रेन टोटल चलेगी। ठीक है, अब 400 मीटर चलेगी और किस स्पीड से चलेगी, स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में करूंगा तो 5/18 से क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इसके कितना टाइम लेगी। तो जो टाइम कवर होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चला है, 400 मीटर, और स्पीड कितनी है, 60 इंटू 5, 18 ऊपर चला जाएगा। अगर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अगर मैं 5 से काटूँ यहाँ पे 8 आ गया, और इसको 6 से काट दूँ तो 3 आ गया। तो 24 सेकंड 24 सेकंड यहाँ पर क्या है ट्रेन लेगी क्रॉस करने में, किसको, प्लेटफॉर्म को। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 63, a cloth merchant on selling 33 meter of cloth obtains a profit equals to selling price of 11 meter of cloth। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? जो कोई एक कपड़ा विक्रेता है, कपड़ा बेचने वाला है, वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है, तो वो 11 मीटर के कपड़े के बिक्री विक्रय मूल्य है, बिक्री मूल्य जितने में बेचा है उसके बराबर क्या है, लाभ प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए वो 33 मीटर है, 33 मीटर है, उसने वो 33 रुपए में बेचा, 1 रुपए का 1 मीटर उसने बेचा। ठीक है, तो 1 मीटर का 1 रुपया, तो 11 मीटर का जो प्राइस होगा वो एसपी की बात कर रहे हैं, 11 मीटर का जो एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो 11 रुपए होगा। ठीक है, जब 11 रुपए का 11 मीटर उसने बेचा है और उतना ही उसको प्रॉफिट हुआ है, ऑब्टेन से प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ, 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है। तो मतलब जो 33 मीटर का जो एसपी था, विक्रय मूल्य था, वो 33 रुपए था, और उसके अंदर लाभ प्राप्ति उसने कितना किया है, 11 रुपए का किया है। तो उसका मतलब उसका जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है, वो कितना आ जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, मतलब 22 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब 22 रुपए की कोई चीज थी, सीपी 22 रुपए था, उसके ऊपर प्रॉफिट उसको कितना हो गया, 11 रुपए हो गया। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 11/22 गुणा में 100। ठीक है, तो 50% ये आ जाएगा। वैसे हमें साफ दिख रहा है कि जो प्रॉफिट है 11 है, वो किसका आधा है, सीपी का आधा है। तो मतलब सीधा सीधा 50% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 50%। If 4 men and 6 women can do a piece of work in 12 days, working 7 hours a day, how many days will it take to complete a work twice as large with 10 men and 3 women working together 8 hours a day? क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि 4 पुरुष या फिर 6 महिलाएं, 4 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को अगर 12 दिन तक करती हैं, 7 घंटे डेली, तो उस काम को खत्म कर देती हैं। अगर काम इससे दुगना हो, मतलब मान लीजिए अभी एक्स काम था और काम हो जाए 2x, तो इसको तो या तो 4 आदमी और 6 महिलाएं, या तो 4 आदमी लगा लो या 6 महिलाएं लगा लो, वो 12 दिन में कंप्लीट कर देती हैं अगर 7 घंटे काम कर रही हैं दिन में। अगर काम दुगना हो जाए तो उसको 10 आदमी, 10 पुरुष और 3 महिलाएं, 3 महिलाएं, और एंड का मतलब समझिए, और मतलब या तो ये या फिर ये, या तो 4 पुरुष या 6 महिलाएं, आइदर 4 मैन और 6 वीमेन। एंड का मतलब है 10 आदमी भी लगेंगे और 3 वीमेन भी लगेंगे, वो महिलाएं भी लगेंगी। ठीक है, ये तो 12 दिन के अंदर काम कर रहे थे, अगर 7 घंटे डेली काम कर रहे हैं, तो अगर यहां पर काम भी दोगुना हो गया, लगा भी दोनों दिए, 10 पुरुष और 3 महिलाएं, और काम जो नंबर ऑफ डेज है वो तो हमें निकालने हैं, और काम भी क्या कर रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले इसको उठा लेते हैं कि अगर काम को 4 पुरुष कर रहे हैं तो भी उतना ही समय लग रहा है, 4 पुरुष 7 घंटे काम कर रहे हैं, या फिर 6 महिलाएं कर रही हैं तब भी उतना ही समय लग रहा है। मतलब किसी काम को पुरुष से करवाते हैं तो 4 पुरुष की जरूरत है, और अगर महिलाओं से करवाते हैं तो 6 महिलाओं की जरूरत है। इसका मतलब पुरुष ज्यादा तेजी से काम करते हैं, उनके अंदर काम करने की क्षमता ज्यादा है। तो जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, उसका रेशियो निकाल लेंगे यहाँ पर, वो आ जाएगा 6/4। मतलब अगर मैन 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो वीमेन कितनी एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से। ठीक है, अगर 3 की क्षमता से आदमी काम कर रहा है तो जो महिलाएं हैं वो 2 की एफिशिएंसी से काम करेंगी। ठीक है, ये कुछ हद तक उसी तरीके से जैसे टाइम स्पीड और डिस्टेंस के अंदर स्पीड होती है कि 1 किलोमीटर को किसी कितने भी किलोमीटर को 1 घंटे में जो कवर करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड कर बोलते हैं। तो किसी काम को एक यूनिट टाइम के अंदर काम खत्म करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा एनालॉजी बना के क्वेश्चन करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:2।
2। अब देखते हैं, 4 महिलाएं, सॉरी 4 पुरुष, 4 मैन 12 दिन में 12 दिन में प्रतिदिन 7 घंटे कोई काम कर रहे हैं, तो जो एक्स काम है वो हो जाता है। अगर हम फॉर्मूले से देखें तो किसी भी कोई भी वर्क है उसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, जैसे डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, उसी तरीके से जो वर्क है वो क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ये एक्स काम था जो कि 4 आदमी, एक की एफिशिएंसी अगर एम है तो 4 एम की एफिशिएंसी से 12 दिन और 7 घंटे के अंदर पूरा हो रहा है, तो 12 सत्ते 84 घंटे टोटल हो गए। तो ये टाइम हो गया और ये एफिशिएंसी हो गई और ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब पहली चीज तो हो गई ये। अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की साइड। अगर 4 आदमी, सॉरी 10 आदमी, 10 मैन एंड 3 वीमेन, नंबर ऑफ डेज हो गए डी, मान लीजिए डी दिन में काम कर रहे हैं और एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। काम यहां पर क्या है, 2x है। अब देखते हैं, अब अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल देता हूं, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, m की वैल्यू 3 रख के, तो कितना हो जाएगा, 12 × 12 × 7। ठीक है, यहां पर m की वैल्यू रखूंगा 3 और w की वैल्यू रखूंगा 2। नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, मल्टीप्लाई बाय 8 बराबर है 2x। अब ये कितना हो जाएगा, 30 + 6 36 इंटू डी इंटू 8, 2 इंटू 12 12 और 7, एक्स की वैल्यू यहां पे मैंने रख दी। ठीक है, अब अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 12 से हो जाएगा, 3 पेड़ कट गया, 12 × 36, 3 चौक 12, 2 चौक 8, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 7 और एक 4 ये नीचे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब 7 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इसके अंदर क्या दे रखा है, अगर x की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x² + 2x + 3 की। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर नीचे रूट है तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जब भी ऐसी कोई नंबर दिखे तो सबसे पहले उसका रेशनलाइजेशन कर लो। तो x किसके इक्वल आ गया, 1/√2 + 1, और इसको √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, x के किसके इक्वल हो गया, √2 - 1 डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b, ये a + b होगा, ये a - b होगा, तो a² - b², तो कितना हो जाएगा, 2 - 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, √2 - 1 के इक्वल आ गया, क्या, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x की वैल्यू आ गई √2 - 1 के इक्वल आ गई, तो इसके अंदर 1 को इस साइड लाएंगे, x + 1 किसके इक्वल आ गया, √2 के इक्वल आ गया। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें इसका, तो a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, 2x किसके इक्वल हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो x² + 2x + 1 = 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हमें 3 चाहिए, x² + 2x हमारे पास आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, x² + 2x + 3 = 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी, ऑप्शन सी। अगर ये तरीका आपको ठीक नहीं लगा है या फिर आपको याद नहीं रहता है कि क्या स्टेप होंगे, तो दूसरा मेथड भी हो सकता है इसका। दूसरा मेथड क्या होगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू हमें अब निकाल दी, तो यहाँ पर 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 2√2 - 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर x² + 2x + 3 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 2x की वैल्यू, जो 2x की हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये हम यहां पर पुट कर देंगे, तो x²
प्लस 2x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी है 2√2 माइनस 2 प्लस 3। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयर बचा। एक्स की वैल्यू हमें पता है √2 माइनस 1 है, तो यहां पर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वेयर कर देंगे। स्क्वेयर करने के लिए वही a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो √2 स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 2√2। अब क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2√2, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2√2। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहां पर अगर मैं पुट करूं तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट करने के बाद यहां पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2√2 प्लस 2√2 प्लस 1। 2√2 से 2√2 कैंसिल, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन आंसर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इसके अंदर एक सीरीज दे रखी है, तो हमें जो नेक्स्ट सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट आएगा लेटर आएंगे वो हमें पता लगाने हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है CAE, उसके बाद HFJ MKO RPT। तो देखिए क्या कर रखा है, क्या सीरीज बनी हुई है इसके अंदर। अगर मैं ए से स्टार्ट करूं, जो मिडल है उस मिडल लेटर से स्टार्ट करूं, ए के बाद बी को अगर मैं स्किप करके सी लिख देता हूं, ठीक है, बी को स्किप करके मैंने यहां क्या लिख दिया सी लिख दिया, और सी के बाद डी को स्किप करके क्या लिख दिया ई लिख दिया। ई के जस्ट बाद क्या है एफ आएगा, एफ के बाद जी को मैं अगर मैं स्किप करके एच लिख दिया, एच के बाद आई को स्किप करके जे लिख दिया, जे के बाद नेक्स्ट क्या आएगा के आर है, तो के के बाद एल को स्किप करके एम लिख देता हूं, और एम के बाद एन को स्किप करके ओ लिख दिया। ओ के जस्ट बाद क्या आ रहा है पी आर है। ठीक है, पी के बाद क्यू को स्किप करके आर, और आर के बाद एस को स्किप करके टी लिख दिया। अब टी के जो जस्ट बाद आएगा, टी के जो जस्ट बाद आएगा वो क्या है यू आएगा। यू आएगा जो मिसिंग लेटर है उसका जो मिडल लेटर होगा उसके अंदर, टी के बाद यू, यू के बाद वी को स्किप करके यहां पर क्या आ जाएगा डब्लू, और डब्लू के बाद एक्स को स्किप करके वाई आ जाएगा। तो जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी WUY, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर बी WUY। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, अमंग 5%, 5 लोग हैं, कौन कौन ABCD और E। ए क्या है शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई, सी इज टॉलेस्ट, सी सबसे लंबा है, डी इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए, वो अमंग देम इज शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटा है वो कौन होगा, तो सबसे छोटा निकालते हैं। अब ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई, ए ई से तो टॉल है और ए बी से क्या है शॉर्ट है। सी इज टॉलेस्ट, सी क्या है एक्सट्रीम पे लिख देंगे रख देंगे, क्या है सबसे लंबा है। डी इज शॉर्टर देन बी, जो डी है वो बी से लेफ्ट साइड में आएगा क्योंकि बी से क्या है छोटा है, बट टॉलर देन ए, लेकिन ए से क्या है टॉल है, तो मतलब ए और बी के बीच में कहीं क्या आएगा डी आएगा। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूं ई ए उसके बाद डी फिर बी और लास्ट में सी, तो क्या पूछा गया वो अमंग द दैम इज शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा कौन होगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, सबसे छोटा होगा ई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस होता है समचतुर्भुज, इज 100 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज के परिमाप कितना है, का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। इसका एक जो विकर्ण है, डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण है वो 40 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया में पता लगाना है। ठीक है, तो जो समचतुर्भुज है उसकी पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। जो समचतुर्भुज होता है उसके चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं क्या होंगी इक्वल होंगी, और उसके अलावा ये मान लीजिए एक समचतुर्भुज हमने बना दिया। ठीक है, उसके अलावा जो इसके डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स भी क्या होंगे बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और कितने पे 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करेंगे। मतलब अगर डायगोनल अगर जहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं इस साइड वाला इसके इक्वल होगा और ये
इसके इक्वल होगा और सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, वो कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर दे रखा है। तो साइड निकालने के लिए इसको कितना कर दूं, डिवाइड बाय 4 कर दूं। मतलब जो साइड है, मान लीजिए ए है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है, डायगोनल दे रखा है। मान लीजिए ये डायगोनल है, ये कितना दे रखा है, ये वाला डायगोनल 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और कितने पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं, इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा। तो बेस कितना है, 20 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर। हमें बेस निकालने की जरूरत है। बेस कैसे निकालेंगे, बेस निकालेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। 25 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। ठीक है। कितना क्या आ जाएगा, इसका बेस आ जाएगा, मतलब 625 माइनस 400, और इसके पूरे का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो 225 का स्क्वायर रूट मतलब 15 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितना है 15, और हाइट कितनी है 20 है। ठीक है। 2 से ये काट देता हूं, तो कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, अकेले इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। किस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 15 आया हमारे पास, अगर ये हमारे पास 15 आया है, तो ये भी 15 होगा। और अगर ये 20 है, तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। ठीक है। तो हर एक ट्राइंगल की जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, इक्वल है। हर किसी का क्या है, एक साइड 15 है, एक 20 है, और सबकी हाइपोटेन्यूज कितनी है, 25 है। तो मतलब ट्राइंगल का जो एरिया होगा चारों ट्राइंगल्स का, वो क्या होगा, इक्वल होगा। जो ट्राइंगल का इक्वल, अगर एरिया इक्वल है, तो एक ट्राइंगल का एरिया अगर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो चार का एरिया कितना होगा, 4 गुणा में 150, मतलब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, रोम्बस का एरिया हो जाएगा। ठीक है। ये तो रही किसकी बात, रोम्बस की। अगर हमारे पास डायरेक्ट डायगोनल, डायगोनल मान लीजिए D1 और D2, डायगोनल की क्या आ जाती है, लेंथ आ जाती है, तो कैसे निकालते हैं, ये देखिए। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे पास एरिया आया है, एरिया आया है, वो क्या आया है, जो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर जो बेस है वो एक डायगोनल का हाफ है, और जो हाइट है वो दूसरे डायगोनल का हाफ है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो होगा ट्राइंगल का, और मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, तो 4 से काट देता हूं। ठीक है। तो D1 इंटू D2, ये डायगोनल 1 इंटू डायगोनल इंटू 2 इंटू डिवाइडेड बाय हाफ, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। अगर हमारे पास दो डायगोनल दिए गए हैं, D1 और D2, तो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और ये हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। Two alloys are both made up of copper and tin. The ratio of copper and tin in the first alloy is 1:3. Second alloy again the ratio is 2:5. In what ratio two alloys be mixed to obtain a new alloy such that the ratio of copper and tin will be 3:8? तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो पहला अलॉय है उसके अंदर जो कॉपर और टिन का जो रेशियो है, टिन को एसएन से डिनोट करते हैं बाय द वे। तो पहले लोहे के अंदर जो कॉपर और टिन का रेशियो वो है 1:3। सेकंड अलोय के अंदर जो रेशियो है वो है 2:5। तो हम पहले एलोय को और दूसरे एलोय को किस रेशियो के अंदर अगर हम ऐड करें, किस रेशियो के अंदर हम ऐड करें कि जो हमारे पास मिलकर जो तीसरा प्रोडक्ट बन के आएगा, जो अलोय नया अलोय निकल के आएगा, उसके अंदर कॉपर और टिन का रेशियो होना चाहिए 3:8। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो
इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कोई भी एक मेटल उठा सकते हैं, या तो कॉपर उठा लेंगे या क्या उठा लेंगे, टिन उठा लेंगे। तो जो पहला अलॉय है, पहला अलॉय ये देखिए जिसके अंदर 1:3 है, अगर इसके अंदर कॉपर 1 है और टिन कितना है 4, अगर टोटल क्वांटिटी इसकी 4 है, 1 + 3 क्या है 4, तो उसके अंदर एक भाग तो कॉपर का है और टिन का कितने हैं 3 भाग है। ठीक है, तो जो कॉपर अगर हम कुछ बोलें तो कॉपर कितना होगा 1/4 हो गया, मतलब टोटल में से एक, 4 में से एक। ठीक है, दूसरा जो अलॉय है वो उसका क्या है 2:5। ठीक है, इसके अंदर अगर हम कॉपर की बात करें तो टोटल कितना है 7 है। ठीक है, 7 में से 2 भाग किसके हैं, कॉपर के हैं, तो 2/7, मतलब 7 में से 2 भाग क्या हो गए, कॉपर के हो गए। ठीक है, हमें ऑब्टेन कितना करना है 3:8। ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉपर है वो 3 है, टोटल कितना है 11, मतलब 11 में से 3 भाग क्या होने चाहिए, कॉपर के होने चाहिए। तो मिक्सचर एलिगेशन के अंदर हम इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद जो 3/11 होता है, जो 3 जो बीच में है, जो हम ऑब्टेन करते हैं, वो 1/4 और 2/7 समवेयर इनके बीच में कहीं आता है। मतलब फिर इसका हम डिफरेंस लेते हैं, 1/4 और 3/11 का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, और 3/11 और 2/4 का 2/7 का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 3/11 इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, तो किसी एक से तो क्या होगा छोटा होगा, और किसी एक से क्या होगा बड़ा होगा। जिससे बड़ा है उसमें से जो ये वाली क्वांटिटी है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जिससे छोटा है तो ऊपर वाली क्वांटिटी में से 3/11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो ये जो डिफरेंस आया है वो देखते हैं। तो 3/11 में से अगर 1/4 को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो इसके अंदर आता है 1/44, और 2/7 में से 3/11 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जो आंसर आता है वो आता है 1/77। ठीक है, तो अगर इसको मैं 11 से कट करता हूं तो 7/4, मतलब 1/7 = 1/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4/7। ठीक है, 4/7 के अंदर पहले एलॉय को और दूसरे एलॉय को मिक्स करेंगे तो 3/8 क्या आएगा, को प्रोटीन की रेशो आ जाएगा। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर, मतलब 4 भाग तो 11 में से 4 भाग तो हम लेंगे कॉपर का, और 7 भाग लेंगे किसका, टिन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो 4:4। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए सेड, ए कोई पर्सन है वो कहता है डेट बॉय इज ग्रैंडसन ऑफ माय मदर्स हस्बैंड, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू ए। तो जो ए कोई पर्सन है वो क्या बोल रहा है कि डेट बॉय कोई एक लड़का है, इज द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर्स हस्बैंड, मतलब उसके पिता का, इसकी मदर हो गई, ये इनके हस्बैंड यहाँ पे आ जाएंगे, और उनका ग्रैंडसन है मतलब पोता है। तो पोता होगा तो इसका मतलब और आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, इसके कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, ये मेल या फीमेल कुछ भी है, तो इसका पोता मतलब इसी का लड़का होगा। ठीक है, तो मतलब हाउ इज बॉय रिलेटेड टू ए, तो जो बॉय है वो रिलेटेड टू ए कैसे होगा, जो बॉय है वो उसका क्या होगा, बेटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, बॉय सन। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है 135, 226, 353, 552, 739। इसके अंदर रोंग नंबर कौन सा गलत है इस पैटर्न के अंदर, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है। तो जो वन इसके अंदर बन रहा है n³ + 10 का। ठीक है, जो अगर मैं 5 का क्यूब करता हूँ और +10 करता हूँ तो कितना आता है 125 + 10 मतलब 135। ठीक है, उसके बाद 6 का क्यूब 216 +10 करता हूँ तो 226 आता है। उसके बाद 7 का क्यूब +10 करता हूँ तो 343 + 10 353। उसके बाद अगर मैं 8 का क्यूब +10 करता हूँ तो 500 12 + 10 522 आता है। और 9 का क्यूब +10 करता हूँ तो 7
29 प्लस 10 739। तो जो ये पैटर्न है, इसके अंदर कौन सा जो हमें गलत लग रहा है वो है 8 का क्यूब प्लस 10 करेंगे तो 522 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 552 लिखा है। तो 552 ऑप्शन नंबर 3। दूसरे साल क्या लगा, ये तो हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल जो 12 मतलब 1.4, ठीक है, 100 रुपए के ऊपर 12 और 12 24, तो क्या लगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो आएगा ही, उसके साथ में 1.44 रुपीज और ऐड हो जाएंगे, मतलब 12 12 24 से 25 25 रुपए 44 पैसे। और जब मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, इसके अंदर क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये जो ये वैल्यू है ये तो सिंपल इंटरेस्ट, जो ये 1 रुपए 44, हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 5000 है, पास वो हमारे पास क्या आएगा, जो डिफरेंस आएगा 5000 रुपए के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ, और ये कितना 72, ठीक है, और 1 जीरो ये और पॉइंट यहाँ पे, तो कितना आ गया 72 रुपए डिफरेंस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 520 if the bigger number is decreased by 4% and smaller number is increased by 12%, then the obtained number are equal, then smaller number is। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि दो नंबर दिए गए हमारे पास, मान लीजिए a प्लस बी, उनका सम कितना दिया गया है 520। अगर जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को अगर मैं 4% से क्या कर दूं, कम कर देता हूं, और जो छोटा नंबर है उसको क्या कर देता हूं 12% इंक्रीज कर देता हूं, तो मतलब ए से अगर मैं 4% कम करूंगा तो कितना हो जाएगा 96% ऑफ ए, और बी को अगर मैं 12% इंक्रीज करूंगा तो 112% ऑफ बी। ठीक है, यही हो जाएगा। तो ये जो दोनों नंबर हैं इसको डिक्रीज करने के बाद और इसको इंक्रीज करने के बाद ये क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, जब इक्वल आएंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या इक्वेट कर लिया हमने, उसके बाद मैं ए और बी का रेशियो निकाल सकता हूँ। बी को यहाँ पे लेके आऊंगा, ए बाई बी इज इक्वल टू 112/96। ठीक है, अब मैंने परसेंट क्यों हटा दिया, क्योंकि इसके डिवाइड बाई 100 था, इसके डिवाइड बाई 100 था, उससे वो अपने आप कट जाएगा, तो 112/96 ही आएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको काटता हूं तो ये 16 से कट गया, कितना आ गया 7/6। मतलब अगर ए बाई बी, ए बाई बी का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है 7/6। ठीक है, और हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, ए और बी का जो सम है वो कितना है 520। ठीक है, तो ए और बी का सम, मतलब अगर मैं 7/7 और 6, अगर ए 7 है तो बी क्या है 6 है। ठीक है, तो इनका सम कितना आ रहा है 13, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि ये 13 नहीं है, ये कितना है 520 है, जो 13 की वैल्यू क्या है, क्या आ गई हमारे पास 520 आ गई। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 520/13, मतलब 40। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, छोटे वाले नंबर की, मतलब बी की वैल्यू, तो जो क्या है 6 है, तो 6 की वैल्यू क्या आई 6 गुणा में 40, 240 आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड 240। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए,
हमें क्या रूम टर्म बतानी है इससे सीरीज के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, तो क्या है, जी के बाद एच को छोड़कर और आई को छोड़कर जे, जे के बाद के एल को छोड़कर एम, एम के बाद एन ओ को छोड़कर पी, और पी के बाद क्यू और आर को छोड़कर एस, ठीक है। तो पहली सीरीज तो बनेगी ऐसे। अगर मैं लास्ट अल्फाबेट की बात करूं, तो जो एल के बाद, एल के बाद एम को छोड़कर एन, एन के बाद ओ को छोड़कर पी, पी के बाद क्यू को छोड़ के आर, और आर के बाद एस को छोड़कर टी, ठीक है। अब जो बीच में जो नंबर्स बच गए 4, 9, 20, 41, 90, इसके अंदर क्या सीरीज बनेगी, इसके अंदर सीरीज बनेगी, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके और +1 कर देता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 +1 मतलब 8 +1 9 आ गया। उसके बाद 9 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके +1 कर देता हूं, कितना आ गया, 18 +1 19, सॉरी +2 कर देता हूं तो 20 आ गया। पहले मल्टीप्लाई बाय 2 फिर +1, अब मल्टीप्लाई बाय 2 करके +2 किया है, अब मल्टीप्लाई बाय 2 करके +3 करेंगे। तो 20 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके +3 करता हूं तो कितना आना चाहिए, 43 आना चाहिए, लेकिन ये क्या है 41 ही लिखा गया है, ठीक है। आगे भी चेक कर लेते हैं, 43 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो कितना आएगा, ये आएगा 86 आएगा, और प्लस क्या करना पड़ेगा हमें, मुझे 4 करना पड़ेगा, तो 90 आया। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि ये पैटर्न बिल्कुल सही है। यहाँ पर 41 की जगह क्या आना चाहिए, 43 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड P41N ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर, और प्रिंसिपल डायगोनल है वो कितना है, 5√5 है, देन व्हाट इज इट्स सरफेस एरिया। तो क्या है इसके अंदर दिया गया है, मान लीजिए कोई ये एक क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ ही होगी, ब्रेड्थ ही होगी, और हाइट या डेप्थ बोल सकते हैं वो ये होगी, ठीक है। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये क्या है, इसकी हाइट है या डेप्थ बोल सकते हैं। तो इनका जो सम दिया गया है L प्लस बी प्लस एच, वो कितना दिया गया है, 19। और जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, जो फ्रंट वाला सरफेस है, जो फ्रंट वाला सरफेस है उसका ये वाला कॉर्नर, और जो पीछे वाला सरफेस है, पीछे वाला फेस हो गया उसका ये वाला कॉर्नर, जो बिल्कुल रूम के बीचों बीच से जो डायगोनल जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, अगर आप किसी रूम में बैठे हो, तो जो आपके पीछे वाला फेस है उसके अंदर आपके राइट हैंड साइड में ऊपर वाला कॉर्नर, और जो आपकी फ्रंट वाली दीवार है उसके लेफ्ट एंड के अंदर जो नीचे वाला कॉर्नर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वहां से अगर मैं कनेक्ट करता हूं कोई लाइन तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा। अब प्रिंसिपल डायगोनल है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का स्क्वेयर करके और उसका स्क्वेयर रूट कर देंगे, और वो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5√5 दे रखी है। दोनों साइड स्क्वेयर करता हूँ, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर कितनी दे रखी, कितना आ जाएगा, इसका 5√5 का अगर मैं स्क्वेयर करता हूँ तो 125 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास जो पहली इक्वेशन आ गई वो, ठीक है। अब जो दूसरी हमारे पास कोई जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एल प्लस बी प्लस एच कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, 19 दे रखा है। तो एल प्लस बी प्लस एच अगर 19 दे रखा है तो मैं दोनों साइड स्क्वेयर कर दूं, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर क्या होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। तो हमें इसके अंदर पहले ये भी देखते हैं क्या निकालना है, इसके अंदर सरफेस एरिया निकालना है। तो जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या होता है, जितने भी फेसेस हैं, जो भी सरफेस बनता है क्यूबॉइड के अंदर, तो क्या है सरफेस क्या बना रहे हैं, उसके 6 फेस बना रहे हैं, ठीक है। जितने भी फेसेस हैं, मान लीजिए ये ऊपर वाला हो गया, ये 2 हो गए साइड वाले, ये बैक साइड वाला हो गया, और ये नीचे वाला,
और जो आगे वाला है वो क्या है, ये फ्रंट वाला। ठीक है, तो ये 6 हमारे पास क्या है, सरफेस बना रही, इन सब का एरिया। अब हर एक सरफेस क्या है इसका, रेक्टेंगल शेप का है। तो अगर मैं फ्रंट वाले सरफेस की बात करूं तो फ्रंट वाला सरफेस जो इसकी एक साइड तो क्या होगी, एल है, एक क्या है, एच। तो मतलब एल इंटू एच क्या आ जाएगा, फ्रंट वाले सरफेस का एरिया आ गया। अब जो पीछे वाला सरफेस है उसका भी सेम क्या हो जाएगा, डायमेंशंस है। ठीक है, तो 2HL इंटू एच क्या हो जाएगा, आगे वाला और पीछे वाला जो सरफेस है उसके एरिया का सम हो जाएगा। अब जो साइड वाले हैं उसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी इंटू एच, 2 इंटू बी इंटू एच, और दोनों साइड वाले सरफेस का। अब ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू LB। अगर इन तीनों को मैं जोड़ देता हूं तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL ये आ जाएगा। और हम देख पा रहे हैं कि इस टाइप की इक्वेशन क्या है, A+B+C की होल स्क्वायर के अंदर बनेगी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये कितना आ जाएगा, 361। 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा। ठीक है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 125 है। ठीक है, 125। और ये क्या है, ये सरफेस एरिया है किसका, क्यूबॉइड का। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 361। 125 को मैं इस साइड ले जाऊं, माइनस 125 आ गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, इफ ए पर्सन वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ देन टर्न्स राइट, वॉक 8 किलोमीटर अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से 8 किलोमीटर चलता है, कहाँ पर, साउथ की साइड। ये 8 किलोमीटर चल गया साउथ की साइड। ठीक है, देन टर्न्स राइट। ठीक है, तो ये उसके बाद राइट के अंदर टर्न ले लेता है। अब जब राइट के अंदर टर्न करेगा तो उसके बाद कितना चलेगा, 8 किलोमीटर चलेगा दोबारा से, एंड वॉक्स 8 किलोमीटर अगेन टर्न्स लेफ्ट। उसके बाद फिर से क्या है, लेफ्ट टर्न ले लेगा, और क्या कितना चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, ये चल पड़ा 10 किलोमीटर किसकी साइड, साउथ की साइड। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, इससे किस किस डायरेक्शन के अंदर है। तो ये तो हो गई हमारे कौन सी, साउथ डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये डायरेक्शन हो गई हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन के अंदर है, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, बी इज 4th फ्रॉम द राइट, देर आर 3 बॉयज between A and B, C is the first left of A, what is the position of C from the right। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, ये मान लीजिए कोई रो है, इसके अंदर जो A की पोजीशन है, A की पोजीशन है वो 15th फ्रॉम लेफ्ट है। अगर मैं 14 बॉयज यहां पर पुट कर देता हूं तो 15th पोजीशन के ऊपर कौन है, A है। B इज 4th फ्रॉम राइट, बी है वो राइट से कितना है, 4th पोजीशन पे है। अगर 3 लड़के यहां पर हैं तो 4th कौन है, बी हो जाएगा 4th पोजीशन के ऊपर। देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी, इनके बीच में कितने हैं, ए और बी के बीच में सिर्फ 3 बॉयज हैं। सी इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ए, सी क्या है, फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए के लेफ्ट के अंदर जो पहला ही आएगा वो क्या है, सी आएगा। मतलब 14th पोजीशन की साइड से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम राइट, तो सी की राइट से क्या पोजीशन होगी, तो कैसे भी कर सकते हैं, हमारे पास लेआउट बन गया है। 4th पोजीशन पे क्या है, बी है, 5th पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 6th पे ये, 7th पे ये, और 8th के ऊपर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और 9th के ऊपर क्या है, सी आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट 9th। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ए पर्सन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन ही टर्न्स टू साउथ, वॉक्स 1 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, आफ्टर दैट ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक
4 किलोमीटर। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कोई भी एक व्यक्ति है जो 2 किलोमीटर क्या चलता है, ईस्ट की साइड चलता है, ठीक है, 2 किलोमीटर ईस्ट की साइड चला, देन ही टर्न्स टू साउथ, साउथ की साइड चला, एंड 1 किलोमीटर क्या करा, फिर से चला, अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, दोबारा से वो ईस्ट की साइड मुड़ा और वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर फिर से चला, आफ्टर दैट ही टर्न्स टू नॉर्थ, और कितना चला, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ से वो ईस्ट की साइड में कितना चला, 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे चला, फिर 2 किलोमीटर, ये मतलब ये जो ये डिस्टेंस हो गया कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस है कितना है, यहाँ पर ये 1 किलोमीटर चला, ये टोटल 4 किलोमीटर चला हुआ है, तो मतलब 1 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर, मतलब वो 3 किलोमीटर नॉर्थ के अंदर चला है। तो ये 4 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो ये हमें जो डिस्टेंस है ये निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे। तो पाइथागोरस क्या कहती है कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का जो रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, वो क्या है, ये डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि आएगा हमारे पास 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 23 और स्ट्रोंग की दे रखी है 93। तो हमें क्या बता रहे हैं, वी की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि जो अल्फाबेट है, अगर हम अल्फाबेटिकली लिख दें ए बी सी, तो जो डब्ल्यू है वो 23वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो हम एक बार स्ट्रोंग को वेरीफाई कर लेते हैं। जो स्ट्रोंग के अंदर एस है, एस आता है 19 पे, ठीक है, टी आता है 20 पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है हमारे पास 15 नंबर पे, एन आता है हमारे पास 14 नंबर पे, और जी है वो हमारा आता है 7 नंबर पे, ठीक है। तो अगर हम इनका सम करें तो सम क्या आएगा, 93 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, जो वीक है, वीक किस का जो कोड है वो क्या होगा। तो डब्ल्यू क्या है, 23वें नंबर पे आता है, ई क्या है 5वें नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है, और के क्या है 11 नंबर पे आता है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इसको मैं सम करता हूं तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इफ 5a प्लस 1/3a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो हमें निकालनी है 9a² प्लस 25a²। देखिए, अगर अगर यहाँ पर ऊपर इस ए के का जो कोफिशिएंट है वो अगर 3 होता, और इसका अगर होता हमारे पास 5, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कितना है, 5 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ये 25a² प्लस 1/9 a², इसकी वैल्यू आ सकती है, लेकिन इसकी नहीं आएगी। तो कैसे करेंगे, देखिए, 5a प्लस 1/3a, अगर कैसे भी करके हमारे पास यहाँ पर 5 की जगह 3 आ जाए, और यहाँ पर 3 की जगह 5 आ जाए, तो क्या हो सकता है, हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमारे पास 5 दे रखी है। अगर मैं अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ सकता है। चलो देखते हैं। अगर मैं 3/5 इंटू 5a प्लस 3/5 इंटू 1/3a, कितना आ जाएगा, ये 5 से 5 कट गया, 3 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 5 से 5 कट गया, और 3 से 3 कट गया, मतलब 3a प्लस 1/5a = 3 आ गया। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो 9a² प्लस b², ये 25a² इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, ए से ए काट देता हूँ, ए से ए काट दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इस साइड अगर स्क्वायर करता हूँ 9 आ जाएगा। तो 9a² प्लस 1/25a² इंटू 2 × 6, 6/5। तो इसकी वैल्यू हमें क्या है, चाहिए है, ठीक है। तो 6/5 को अगर मैं इस साइड ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9 - 6/5 हो जाएगा।
ये कितना आ जाएगा, 45 में से 6 गए 39, ठीक है, 39/5। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ 39/5। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, द अमाउंट विच इज गिवन टू स्पोर्ट्स वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज अंडर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। तो जो इसका आंसर है वो है 31,000 रुपये। 31,000 रुपये दिए जाते हैं स्पोर्ट्स वुमेन को किस स्कीम के अंडर, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। और इसके अंदर कोई कास्ट बैरियर नहीं है, मतलब हर कास्ट की स्पोर्ट्स वुमेन को ये दिए जाते हैं, कोई इसके अंदर फैमिली इनकम नहीं है, ठीक है। तो 31,000 रुपये जो स्पोर्ट्स वुमेन होगी उसको शादी के ओकेजन के ऊपर दिए जाएंगे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंडर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सी, ठीक है। द हीरो ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन अब्दुल रहमान खान वाज रिलेटेड टू। तो ये थे, ये झज्जर के नवाब थे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड झज्जर। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स वर won by Haryana State in 36th National Junior Athletics Championship which was held in फरवरी 2021। तो ये इसका आंसर है नंबर 3। 21 मेडल जीते गए थे हरियाणा के द्वारा। Who was the who among the following was the longest serving governor of हरियाणा। तो बीएन चक्रवर्ती थे, वो क्या थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर थे हरियाणा के। Read the following statement about Haryana Sahitya Academy. The Chief Minister serves as the President of Academy। बिल्कुल सही। हरिगंधा is the magazine of the Academy। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, both the statements are correct। Where the पंचवटी pilgrimage site located in हरियाणा। जो ये तीर्थ स्थल है पंचवटी, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है पलवल के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन विच डिस्ट्रिक्ट द चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर इज सिचुएटेड। जो चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ सिचुएटेड है, वो भिवानी के अंदर सिचुएटेड है, जो कि कैरू नाम का क्या है, एक विलेज है, वहां पर क्या है, चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर सिचुएटेड है, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कैन बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12, ठीक है। 12 मेंबर्स क्या है, मिनिमम होंगे, मिनिमम कम से कम 12 से कम नहीं होंगे। और मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम होते हैं 15% ऑफ द टोटल एमएलएज, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर 90 एमएलए हैं, तो एम इसके हिसाब से जो मैक्सिमम 14 मिनिस्टर्स हैं वो हो सकते हैं हरियाणा स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मिनिमम 12, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर ट्रू, ठीक है। स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, बिल्कुल सही बात है। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कैथल में है, बिल्कुल सही है। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर, जो कि गलत है। जो नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो होगी रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर होगी, रेवाड़ी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ओनली 1 एंड 2, 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 बी, इसको मैच द फॉलोइंग। बीरबल्स, रंग महल, स्पिरिचुअल म्यूजियम, गोल गुम्बद, चोर गुम्बद और सोना फोर्ट। तो सबसे पहले देखिए, सोना है वो गुड़गांव के पास है, ठीक है, और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, तो सोना फोर्ट सोना के अंदर ही होगा। तो और इसको अगर हम देखें तो डी का है वो फोर्थ से होगा। तो जो डी है वो फोर्थ से मैच होगा, जो कि ए की ऑप्शन क्या है हमारे पास देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी सभी देख लीजिए, जो बीरबल रंग महल है वो है यमुनानगर के अंदर। उसके बाद अलावा स्पिरिचुअल म्यूजियम है वो है पानीपत के अंदर, और चोर गुम्बद है वो है नारनौल के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पेपर हुआ कंप्लीट। जो अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताइए और हमें मोटिवेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।